Hello everyone, myself Anand Srivastava and welcome to my channel Radiation Academy. Today we will start the first chapter of physics. Its name is rest and motion. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि पूरे फिजिक्स में या यूँ कहें कि आपके चैप्टर्स में आने वाले चैप्टर्स में इस चैप्टर में और हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूरे फिजिक्स में यूज़ होते हैं। तो उन टर्म्स को पहले जानना और समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप भी क्लास 9th में फर्स्ट टाइम एज ए फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिसको हमें समझना और डील करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके पहले जो भी आप पढ़ते थे वो साइंस पढ़ते थे, जिसमें आपका फिजिक्स होता था, केमिस्ट्री होती थी, बायोलॉजी होती है, तमाम सारी चीज़ें होती थी। लेकिन यहाँ फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट जब आ रहा है तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो पूरे फिजिक्स में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे, तो उनको जानना और समझना इसीलिए और ज़रूरी हो जाता है। आइए उस टर्म्स को पहले देखते हैं, समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक चीज़ है, फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स को जानने के लिए मतलब एक तरह से कह ले कि फिजिक्स ये होती है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फेनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। अब इसका क्या मतलब होता है, पहले मैं थोड़ा लिख देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। The branch of science in which we study about nature and its नेचुरल फेनोमेना। ओके, तो हो गया द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड इट्स नेचुरल फेनोमेना। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी से सारा एक तरह से कहें कि फिजिक्स की स्टार्टिंग है, नेचुरल फेनोमेना। ओके, तो सबसे पहले नेचर क्या है, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं या यूँ कहे कि जो कंप्लीट हमारा यूनिवर्स है वो हमारे सब नेचर में आता है। उसमें जो भी नेचुरल फेनोमेना या इवेंट्स होते रहते हैं उसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब नेचुरल फेनोमेना जैसे ग्रेविटी हो गई, करंट का फ्लो होना हो गया, विंड का फ्लो होना हो गया, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल फेनोमेना है। केपलर्स के लॉ हो गए। तो ये नेचुरल फेनोमेना ऐसे नहीं है कि जब कोई साइंटिस्ट आया और ढूंढा या इन्वेंट किया, बना दिया, तभी ये आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हुआ कि ये चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती थी। कोई भी साइंटिस्ट आया तो क्या किया, वो अपने मेथड से स्टडी करके, रिसर्च करके उसको दुनिया के सामने पेश किया, अपने तरीके से, अपने मैथमेटिकल मॉडल्स की वजह से उसको पेश किया। ओके, जैसे कि आप ग्रेविटेशन को ही ले लीजिए। ग्रेविटेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि ग्रेविटेशन पहले नहीं था। जो जैसे एक फॉर्मूला पढ़ते थे न्यूटन्स का लॉ, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे कि सपोज करिए एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। तो इसके बीच का सेपरेशन आ रहा है, तो इसके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके ये फॉर्मूला होता है, इसको न्यूटन साहब ने दिया था। ठीक, तो इस फार्मूले से हम क्या समझ सकते हैं, इस फार्मूले से ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं ग्रेविटेशन तब आया जब न्यूटन आए, उन्होंने ऐसा बनाया तो ऐसा नेचर में होने लगा। नहीं, नेचर में ये चीज़ें पहले से थी, किसी व्यक्ति ने आके उस पर स्टडी किया, रिसर्च किया, उसने दिया कि मतलब ये पैटर्न, ये घटनाएं पहले भी हो रही थी। जैसे कि हमने ये मेरा कलम है, इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, तो ये 1000 साल पहले भी हो रही थी, 1000 साल बाद आने वाले टाइम में भी होगी और अब प्रेजेंट में भी होगी। बशर्ते ये कि एक टाइम में न्यूटन आए और उन्होंने इस घटना के ऊपर या इस इवेंट के ऊपर स्टडी करना शुरू किया, अपने रिसर्च किए, तब उन्होंने किया कि इसका मेथड क्या है, इसका मतलब प्रोसेस क्या है गिरने का, तो उसको मैथमेटिकली उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि ये फॉर्मूला है, इसी मेथड से ये नीचे की तरफ गिरता है या दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती है। ओके, इसी तरह आप केपलर्स का भी लॉ ले लें। केपलर्स का लॉ ये बोलता है कि मान लीजिए कि कोई हमारा दो फोकस है, एक इलिप्स है, उसमें दो फोकस होते हैं F1 और F2। एक पर हमारा सन होता है और यहाँ कोई प्लैनेट होता है। ओके,
हालांकि ये सब चीज़ें ग्रेविटेशन में आएगा तो वहाँ मैं और फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा। और ये आपका कोई डिस्टेंस r है, तो ये जो प्लैनेट है इसके चारों तरफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो भी टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। तो उसका एक फॉर्मूला उन्होंने दिया, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो अब ये कहते हैं कि नहीं ये केपलर ने बनाया, केपलर ने नहीं बनाया, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। जब ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, बस केपलर ने अपने मैथमेटिकल मॉडल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि ऐसा ही होता है। फिर उसी तरह जैसे सोलर इक्लिप्स हो गया, लूनर इक्लिप्स हो गया, ये तमाम सारी चीज़ें नेचुरल फेनोमेना है। इसको साइंटिस्ट और साइंस के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है, मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया गया। और एक बात और, मैथमेटिक्स में बार बार नाम ले रहा हूँ, एक चीज़ और है कि फिजिक्स में कभी भी बिना मैथमेटिक्स के आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, केवल थियरी। जैसे आप अभी छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं, रेनबो हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ये तमाम सारी बातें ऐसे पढ़ते हैं, बारिश कैसे होता है, डे नाइट कैसे होता है, तो ये तमाम सारी चीज़ें ऐसे आप थियरी की तरह पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि उसको एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं तो आपके क्लास में भी नहीं होता है, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा लिखाया दिया जाता है। लेकिन बशर्ते उसके पीछे क्या है, बहुत बड़ी मैथमेटिक्स होती है, जो अगर आप आगे फिजिक्स पढ़े तो आपको वो मैथमेटिक्स करने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ जो हम लोग फिजिक्स आपको पढ़ेंगे, जो आपके क्लास में मैथ्स पढ़ाई जाती है, वो मोर देन इनफ है आपको फिजिक्स समझने के लिए यहाँ पे। ओके, तो अब आते हैं हम बेसिक टर्म्स पे जो जो हम यूज़ करते हैं। तो मैं इसको रब करता हूँ, आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी ये चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी मटेरियल है, ये दुनिया जो भी बनी है, चाहे जो हमारा यूनिवर्स बना है, उसमें दो ही चीज़ें, या तो खाली स्पेस है या वहाँ मटेरियल है। आप एस्ट्रॉयड कर सकते हैं, प्लैनेट्स कर सकते हैं, गैलेक्सी कर सकते हैं। अगर अर्थ पे आ जाए तो जैसे मेरा रूम है, तो यहाँ कुछ खाली स्पेस भी है, लेकिन टेबल है, बोर्ड है, मैं हूँ, तमाम सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा वो मतलब एक तरह से यूनिवर्स बना है, स्पेस एंड मटेरियल से बना है। ठीक है, तो हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किस चीज़ को कहते हैं? जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारा पेन है, मार्कर है, तो मार्कर का क्या है, कुछ लेंथ भी है, इसका सरफेस एरिया भी है, टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, इसकी रेजिस्टिविटी कैसी है, ये तमाम सारी मतलब ऑप्टिकल, इसका मतलब कैरेक्टर कैसा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ये तमाम सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल मीन्स इसका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तमाम सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को जो हम मेज़र करते हैं ना, तो उसको कुछ क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। जैसे कि लेंथ को मेजर कर सकते हैं तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, एरिया को मेजर कर रहे हैं वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी मेजर कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो मैं इसका कुछ लिख देता हूँ डेफिनेशन। ऑल दोज quantity that can be measured are called physical quantity. For example, आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, और भी एटसेट्रा बहुत सारी हो सकती है। मैं इतना पे इसको स्किप कर देता हूँ, तमाम सारी। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। फिर इसको जब हम मेज़र करते हैं तो मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट चाहिए ना। अगर मैं कहूँ यूनिट की क्यों ज़रूरत पड़ी, आप यूनिट को ऐसे समझें, जैसे मैं कहूँ कि इसका लेंथ कितना है, तो मैं कहूँ 2, तो 2 वाट, 2 वाट, वाट का मैं क्या हुआ, 2 का मतलब कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहूँ इसका सरफेस एरिया कितना है, आप कहें 5, तो मीनिंगलेस है। उसके साथ एक यूनिट चाहिए कि 2 मीटर है, 2 मिलीमीटर है, 2 मीटर है, किलोमीटर है, क्या है, एरिया मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दीज आर द यूनिट्स। उसी तरह टाइम को आपको मेज़र करना है, तो हम कहें क्या टाइम हो रहा है, आप कहें 2, तो 2 मीन्स क्या है, 2 PM हो रहा है। ऐसे सेकंड में 2 PM, सॉरी 2 PM नहीं,
2 आवर्स हो गया, कितना टाइम हो गया, 2 आवर्स, 2 मिनट, 2 सेकेंड्स। ओके, फिर टेम्परेचर को आप मेज़र करते हैं, तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए या तो फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं, केल्विन का यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस का भी यूज़ करते हैं। ठीक, तो उसको हम यूनिट्स कहते हैं, किस यूनिट में मेज़र कर रहे हैं, तो यूनिट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आपका लेंथ है, मास है, टाइम है। तो इसको किस में हम मेज़र कर रहे हैं मीटर में, लेंथ को मीटर में मेज़र करेंगे, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेज़र करेंगे। ठीक, अभी आप कह सकते हैं कि सर आप अभी बोले कि किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी, आप उसमें क्यों निकले, तो उसका रीज़न है, मैं क्यों नहीं लिखा, उसका रीज़न ये है कि बस हम इसको इसलिए लिखें कि जैसे कभी आएगा एसआई यूनिट समझने के लिए, तो मैं इसीलिए इसको लिख दिया हूँ ताकि आप एसआई यूनिट समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और भी सारे हैं, लिख सकते हैं आप कि इतने सारे यूनिट्स में इसको मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बस इसलिए लिखें कि आगे चल के हमको एसआई यूनिट एक्सप्लेन करना है, तो ये आसान हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, आप टेम्परेचर को भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर का क्या, केल्विन लिख सकते हैं। मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ टेम्परेचर के केल्विन, इसको के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा। अब देखिए बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, तो मोस्ट फंडामेंटल जो कहना है वो 7 टाइप्स की, मतलब 7 टाइप्स की होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उन्हीं क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम अदर क्वांटिटीज़ को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लेंथ दिया है और टाइम दिया है, तो लेंथ अपॉन टाइम अगर डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज व्हाट, दिस इज स्पीड और वेलोसिटी, दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। तो हमको एक थर्ड क्वांटिटी मिल गई, स्पीड मिल गई, या फिजिकल क्वांटिटी में कहते वेलोसिटी मिल गई, तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपको एक ऐसे ही एक्सेलरेशन चाहिए तो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम या स्पीड अपॉन टाइम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो उसको भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं। तो वो भी क्या हो गया, आपका एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जब वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो 7 टाइप्स का फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, उसी से सारे फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली बनाए जाते हैं। ओके, उसमें से बस 2-4 आपको याद रखना है, मतलब कि आपके काम की चीज़ है इस क्लास में। बाकी और भी है, जैसे करंट है, कैंडल है, तमाम सारी चीज़ें हैं, उसमें से 2-3 जो आपके लिए अभी यूजलेस है, आने वाले टाइम में यूज़फुल है।
क्वांटिटी। देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आपका ये हो गया हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ। जैसे कि पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं थोड़ा जगह छोड़ के इसको लिखूंगा, यहाँ पे कुछ और भी लिखना है मुझे। आप 6 लिख सकते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी। और सातवां क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो दीज आर द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। इन्हीं से सारा बना है, जिसमें से आपके काम की चीज़ 1 2 3 4 यही 4 हैं, जिसमें से ये 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसका और इन तीनों का आपका ये काम तो केमिस्ट्री में आ जाएगा, और ये भी आपको अभी पढ़ना नहीं है। तो अब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब इसका फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, आप जरा देखिए। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर, इसको एम से डिनोट करते हैं। मास को किलोग्राम, दिस इज केजी में डिनोट करते हैं। टाइम को आपको सेकंड, तो इसको एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को आपको केल्विन हो जाता है, इसको के से डिनोट करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, इसको डिनोट करते हैं आप एम्पियर से, तो इसको कैपिटल ए लिख देते हैं। अब इधर जगह नहीं था तो इसीलिए मैं इसको यहाँ से आपको समझा दे रहा हूँ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, एक में हो जाएगा ना ये। और ये आपका मोल, और इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, तो दीज आर द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें आप ध्यान से देखें तो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और उस 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, पहली लेंथ हो गया जिसको मीटर में मेज़र करते हैं, दूसरा मास हो गया केजी में मेज़र करते हैं, टाइम हो गया सेकंड में मेज़र करते हैं, टेम्परेचर हो गया केल्विन में मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका एम्पियर में मेज़र करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला ये भी एक है लेकिन आपको अभी जानना नहीं है। 7 क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल में मेज़र करते हैं, ये आपको केमिस्ट्री में मिलेगा पढ़ने के लिए। ओके, इन्हीं से मिलके आपका बाकी के फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके बन जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात, उसी तरह फोर्स इज इक्वल टू होता है
मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो मीटर यहाँ से मिल जाएगा केजी से, और एक्सेलरेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से मिला के फिजिकल क्वांटिटी बनती है ना, उसके एडिशन नॉट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमको मिलती है उसको हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हालांकि वो सब आपको क्लास 11th में डिटेल्स में मिलेगा, इसलिए मैं उसका ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करूँगा। ओके, तो मैं इसको रब करता हूँ। थोड़ा डेराइव का मैं बस लिख देता हूँ फॉर्मूला, जैसे कि आपका स्पीड हो गया, आपका हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ज़रा ध्यान से देखें तो क्या डिस्टेंस को लेंथ में मेज़र नहीं करते, क्या करते हैं? टाइम को टाइम से ही डिनोट करते हैं। तो लेंथ को आप किस में मीटर करते हैं? मीटर में, इसको सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी यूनिट बन गई। यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसी तरह आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक्सेलरेशन जानना चाहें तो एक्सेलरेशन भी नोट कर सकते हैं। ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने बस वेलोसिटी लिखा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आप लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ में ही मेजर करते हैं, तो इसका भी L/T ही होगा, लेंथ अपॉन टाइम। दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट upon time. This is the formula for the velocity. This is used here, length upon time, and this is time. वो आपका देखिए ये भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ये भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको आप लिखें तो मीटर अपॉन सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है, दिस इज द unit of acceleration and this is unit of speed। ये रहा आपका। तो इन्हीं को कहते हैं ना डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आप यहाँ लिख दें डेराइव्ड का मतलब ही होता है कि किन्हीं एक या दो से ज़्यादा, मतलब दो या उससे अधिक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से मिलके जो क्वांटिटी बनती है उसी को डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। साफ साफ ये दिख रहा है, मैथमेटिकली हो भी गया है। दिस इज ऑल्सो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बोथ है द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसके बारे में बहुत सारा डिटेल्स में आपको क्लास 11th में मिलेगा पढ़ने के लिए, इसलिए मैं बस जस्ट इंट्रोडक्टरी मैंने इसको बता दिया आपको। रब कर देता हूँ। अब आता है SI यूनिट। अब SI यूनिट के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। 1 मिनट, पसीना काफ़ी है। हाँ, SI यूनिट्स। अब SI यूनिट क्या होती है? देखिए, SI यूनिट एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने का एक यूनिट है। तो SI यूनिट ही क्यों बना? क्योंकि देखिए, अगर दुनिया में कई जगह पे लोग कई काम करते हैं तो अभी लेंथ को मेज़र करने के तमाम सारे तरीके हैं।
जैसे कि यहाँ हम सपोज़ करिए यहाँ मीटर में करते हैं तो कोई किलोमीटर में मेज़र करे, कोई डिफरेंट यूनिट्स में मेज़र करता है। आप देखते होंगे कि यहाँ सब्जी वब्जी बेच खरीदने आप कभी गए हो तो आप देखे होंगे कि लोग उसको किलो वाला जो आयरन का बना होता है उसको नहीं लिखते हैं, बट्टा जिसको बोलते हैं, क्या यूज़ करते हैं उसकी जगह ईंट और पत्थर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबकी अलग अलग तरीका है उसको फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने का। तो वो मास को मेज़र करते हैं, कहीं और यूरोप या अमेरिका में देखें तो पाउंड में भी मेज़र करते हैं। तो साइंटिफिक कम्युनिटी की प्रॉब्लम ये थी कि जो भी वो रिसर्च कर रहे थे, चाहे जो भी काम करते हैं, तो अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मेज़र की जाती हैं अगर एक सेम यूनिट्स में ना हो, तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी की मतलब कि एक तरह से बातचीत है या कोलैबोरेशंस है आपस में, वो रिसर्च पेपर का मतलब लेन देन है, वो मतलब कि डिस्टर्ब हो जाएगा पूरी तरह से। तो उसीलिए हम लोग क्या किए, साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक चीज़ बनाया कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया कि हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज़ को उसी में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो एक फंडामेंटल है। उसके बाद आप कन्वर्ट किसी में भी कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स और अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, लेकिन वो बेसिक उसका फंडामेंटल है। जैसे स्पीड को कभी भी मेज़र करना होगा तो मीटर पर सेकंड इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्पीड। उसी तरह तो लेंथ को मेज़र करना है तो मीटर, टाइम को मेज़र करना है तो सेकंड, टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, it is an international system of unit which is accepted by whole scientific community of world. Okay, तो it is an international system of unit which is accepted by whole scientific community of the world। जैसे कहने का मतलब ये है कि ऐसा ऐसा मतलब कि सिस्टम ऑफ यूनिट है कि जिसको पूरा का पूरा वर्ल्ड का जितना साइंटिफिक कम्युनिटी है जिसको एक्सेप्ट किया, जिससे उसको आसानी हो गई अपने सिस्टम ऑफ यूनिट एक तरह से कह लें कि कॉमन हो गया सब जगह पे। यानी कि पेपर सब कहीं भी जाएंगे या दुनिया में कहीं भी लोग चीज़ों को पढ़ेंगे या जानेंगे तो एक बेसिक फंडामेंटल है। जैसे कि लेंथ को कभी भी मेज़र करके हम बताएंगे तो हम अगर मीटर में बोलेंगे कि 1 मीटर है तो पूरी दुनिया समझेगी। मास है केजी में बोलेंगे कंप्लीट वर्ल्ड हमारा समझ जाएगा। टाइम को सेकंड में बोलेंगे तो पूरी दुनिया समझेंगे। तो वो ज़्यादा सिंप्लिसिटी हो गया उसके बजाय कि सबका अपना अपना कुछ ग्रुपिंग हो गया था कि हम इस सिस्टम में मेज़र करेंगे, हम उस सिस्टम में मेज़र करेंगे। अभी क्या हो गया कि कॉमन हो गया है। उसी तरह का है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉमन है सबको कम्युनिकेशन के लिए। भले आपको बहुत सारी लैंग्वेज आती हो लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज हो जो कॉमन हो गई है सबके लिए। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे लेंथ को इसमें मेज़र जो करते हैं हम लोग, लेंथ को वो मीटर में करते हैं, टाइम को सेकंड में करेंगे एंड मास को किलोग्राम में करेंगे। ठीक है, इसका यूनिट एम होता है, इसका एस से डिनोट करते हैं एंड इसको केजी से डिनोट करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये जो सिस्टम है इसको एम के एस सिस्टम भी बोलते हैं। एम के एस सिस्टम, इसी को ऐसा यूनिट भी बोलते हैं, एम के एस, एम के एस सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे एम हमारा इंडिकेट करता है मीटर को, किलोग्राम, के को डिनोट करते हैं के से, आई एस फॉर सेकेंड हो जाता है अपना। ओके, तो इसी को हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। एसआई यूनिट कभी भी लिखते हैं तो एम के एस सिस्टम में ही लिखते हैं। किस सिस्टम में लिखते हैं? एम के एस सिस्टम में लिखते हैं। ठीक है, एम के एस सिस्टम में लिखते हैं। हालांकि होते बहुत सारे हैं, मतलब उसमें से 2 और होते हैं जिसको आप जान सकते हैं। एक होता है आपका सी जी एस सिस्टम, सी जी एस सिस्टम होता है। यहाँ क्या हो जाता है, सी फॉर सेंटीमीटर,
ग्राम सेकेंड। एक तो ये आपका हो गया यूनिट। एक तीसरी यूनिट आती है जिसको आप FPS करते हैं, जो ज़्यादातर ब्रिटिश में इस्तेमाल होती थी। FPS, इसमें लेंथ को जो मेज़र करेंगे ना, इसमें लेंथ को फुट में मेज़र करते थे, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। ओके, तो ये 3 प्रकार का हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट था। तो ये दोनों तो मतलब ये है कि आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं MKS सिस्टम को FPS में भी, CGS में भी, लेकिन ये है, ये पूरे होल वर्ल्ड के लिए है। मतलब ये उसी तरह का है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, सब जगह बोली जाती है। ये आप अपने अपने जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपने न्यूमेरिकल्स और टॉपिक के अनुसार। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर SI यूनिट। तो मैं इसको रब कर देता हूँ और आप चाहे तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के कुछ टाइप्स। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी होती है ना, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सारी फिजिकल क्वांटिटी में कुछ प्रॉपर्टी, कुछ होता है जिसमें केवल हम मैग्नीट्यूड्स को बता सकते हैं और कुछ नहीं बता सकते, उसके डायरेक्शन से उसका कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे कि टेम्परेचर की अगर बात करें तो इस कमरे में यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वहीं यहाँ बगल में होगा, मेरे कैमरे के सामने होगा, सेम टेम्परेचर है। इसमें ये हम नहीं कह सकते कि हम जहाँ खड़े हैं इस डायरेक्शन में टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे कम है, ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड्स की बात करते हैं उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये दो क्वांटिटी जो कैटेगराइज्ड हुई है फिजिकल क्वांटिटी से हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड होगा उसको हम वेक्टर की कैटेगरी में रखेंगे, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड इंक्लूड होगा उसको स्केलर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं कहूँ कि लेंथ है 5 मीटर है तो 5 इज द मैग्नीट्यूड, 5 मीटर इज द मैग्नीट्यूड। ओके, लेकिन लेंथ ईस्ट डायरेक्शन में है 5 मीटर, इट मीन्स दिस इज द, इसके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, डायरेक्शन जोड़ रहे हैं, तो अभी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो लेंथ का वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, नाउ वेक्टर क्वांटिटी, और नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटी। ओके, थोड़ा दोनों का डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर इसको एक तरह से कहेंगे कोरिलेट करके देखेंगे और फिर इसका थोड़ा सा फील लेंगे कि मतलब ये क्या होता है। दोस क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction। यानी कि कभी भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात हो जाए जिस क्वांटिटी के लिए, इट मीन्स कि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स को हमेशा डिनोट करते हैं एफ से, और उसके ऊपर अगर एरो ऐसे ही लगाते हैं। वेक्टर डिनोट करने के लिए हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, सपोज करिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है
उसको अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लगा देंगे। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। जैसे हमारा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, और ऐसे लगा देंगे दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी, ठीक, एंड आप ले सकते हैं मोमेंटम, ईटीसी। ठीक है, अब हम इसके एरो के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एरो का मतलब क्या होता है, देखिए जो ये एरो बनाते हैं ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है हमको। वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि सपोज करिए कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है, इसको मैंने लिखा, ठीक है, तो ये बताएगा ये जो लेंथ, एरो का जो लेंथ होता है, ठीक है, और एक एरो होता है, तो जो एरो का आपका लेंथ है यहाँ से ये यहाँ तक, लेंथ, ये आपका बताता है व्हाट, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू बताएगा उसका कि मतलब कितना। जैसे सपोज करिए फोर्स का वेक्टर है तो 10 न्यूटन है तो 10 बताएगा। और ये आपका जो होता है ना, ये ऊपर वाला एरो, ये एरो बताता है आपका, ये जो एरो है वो आपका बताता है डायरेक्शन। ये हमेशा याद करिए इस बात को। ये अबाउट एरो। ठीक है, एरो के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन है। तो सपोज करिए जो फोर्स वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड अब जितना ज़्यादा होता जाएगा, मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता जाएगा लेंथ ऑफ वेक्टर बढ़ता जाएगा। और ये जो एरो होगा वो हमेशा डायरेक्शन बताएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और जो लेंथ होगा ना उस ऑलवेज उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक, अब आते हैं स्केलर क्वांटिटी पे। those quantity which have both, sorry not both, which have only magnitude इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि जिस क्वांटिटी में केवल और केवल किसकी बात हो, मैग्नीट्यूड की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। उसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए क्या होते हैं। स्पीड को सिंपली भी से किया, अगर एरो बनाता तो वेलोसिटी हो जाता, वेक्टर लिखता स्पीड। फिर आपका आता है टेम्परेचर, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को आप एस से या डी से डिनोट करते हैं। फिर आता है एनर्जी, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको महसूस कैसे करेंगे हम लोग। महसूस करने का तरीका ये है, सपोज करिए टेम्परेचर के बारे में अभी अभी हमने बताया कि टेम्परेचर हर जगह पे कांस्टेंट होता है। उसी तरह से एनर्जी है, अगर एनर्जी जैसे मान लीजिए हर जगह पे पूरे कमरे में सपोज करिए कि कोई बॉल है, उसको हमने फेंका, तो ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि जब ये यहाँ इतने हाइट पे गया था पर्टिकुलर डायरेक्शन में तब इसकी एनर्जी इतनी थी, इधर जाएगा तो एनर्जी थी, मतलब एनर्जी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसीलिए एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, आपको यहाँ से अपने स्कूल जाना है तो आप बहुत सारे रास्तों से जा सकते हैं। बहुत लॉन्ग कट से जाना चाहें तो 4 किलोमीटर का रास्ता है, शॉर्ट कट जाना चाहें 1 किलोमीटर का, थोड़ा घूम फिर के जाना चाहें तो 2 किलोमीटर का है।
तो वो सब क्या है, जो एक्चुअल पाथ आप कवर कर रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब बातें आगे आएंगी आप ही के चैप्टर में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वहाँ हम ज़्यादा इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट कहते हो इसी को, अगर मैं यहाँ लिखता डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं यस वेक्टर के फॉर्म में। तो वो ये एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं, हालांकि ये आएगा बाद में। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन की वजह से क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं एक ही चीज़ में। अगर जैसे मान लीजिए कि हमको टेम्परेचर को ऐड कहना है कि इस बॉडी का टेम्परेचर इतना है, थोड़ी देर बाद इतना हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कुछ आएगा। अगर हम कहें कि दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कुछ कुछ है, उसको आप ऐड करिए, तो सिंपली आप ऐड करेंगे। मान लीजिए कि हम कहें कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। ठीक है, अगर इनका टेम्परेचर कुछ है 30 डिग्री है सेल्सियस है, इसका 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर हम कह देते हैं कि इसको आपको सिंपली ऐड करना है, केवल सिंपल, इसमें कोई भी हीट का कॉन्सेप्ट या कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, मैं कहूँ सिंपली ऐड करिए इन दोनों टेम्परेचर्स को, तो आएगा दिस टी इज इक्वल टू दिस, इसका टेम्परेचर T1 है, ये T2 है, तो टी नेट जो हो जाएगा ना आपका, चलिए इसको हटा देते हैं, ये थोड़ा सा नॉट गुड। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आप ए से बी गए, तो मान लीजिए 5 मीटर चले, फिर बी से सी गए, तो आप चले कितना 3 मीटर, तो हम कहें टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ, तो हो जाएगा 5 + 3 दैट इज 8 मीटर। ठीक है, ये सिंपल एडिशन है इसमें, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर एडिशन होता है, जो आपकी क्लास 12th में वेक्टर ज्योमेट्री आएगा उसमें आप पढ़ेंगे। तो वेक्टर एडिशन कैसा होता है, वेक्टर के डायरेक्शन से देखिए क्या क्या बदल जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल इससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। सपोज करिए कोई ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पे दो लोग मिलके, 2 पर्सन्स हैं, एक 10 न्यूटन लगाया, एक 50 देते हैं, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इस डायरेक्शन में मान लीजिए जब जाएगा तो इस पर जो एफ नेट लगेगा, अगर ये फोर्स F1 है, F1 और ये F2 है। ठीक है, दोनों वेक्टर्स हैं, तो अब वेक्टर के फॉर्म में डिनोट कर देते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो आप इसको लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू एफ वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन, दिस इज 60 न्यूटन। ओके, लेकिन इसी चीज़ को पहला फॉर्म दूसरे फॉर्म में देखिए, अगर इसी ब्लॉक को ठीक 50 न्यूटन वाला है फोर्स F2, ये फोर्स F2 लगा और इधर से F1 लगा 10 न्यूटन का, अब ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, अब ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस समय जब इसका जो एफ नेट हम लिखेंगे, देखिए अब यहाँ क्या है कि अगर इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ तो ये वाला फोर्स नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो देखिए क्या होगा कि अगर यहाँ मैं एफ नेट लिखूँ तो ये हो जाएगा आपका F1 और ये प्लस F2, इसको भी ऐड करेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको ऐसे लिखेंगे, F1 पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो F2 नेगेटिव, तो दिस इज 10 - 50 न्यूटन, दिस इज -40 न्यूटन। तो माइनस में कोई फोर्स नहीं होता है, माइनस इज जनरली, ये जो साइन है ना, ये रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक है, ये बस डायरेक्शन बता रहा है, निगेटिव डायरेक्शन, यानी कि हमने इसको अगर पॉजिटिव माना है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ये निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा,
ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही सा डिफरेंस। अब देखिए फोर्स लगते ही इसका डायरेक्शन, यही फोर्स तो सेम था 10 न्यूटन और 50 न्यूटन, बस डायरेक्शन को हम बदले तो क्या हुआ, वैल्यूज बदल गई और डायरेक्शन भी बदल गया, मतलब मैग्नीट्यूड भी बदल गया। डायरेक्शन सेम था तो मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन आया और डायरेक्शन भी पॉजिटिव था। बस हम इसका क्या कि एक फोर्स का डायरेक्शन उठा के बदल दिए तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बदल गया और डायरेक्शन भी बदल गया। तो समझ में आया कि आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्ट और मोशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।